बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद खरल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जिस तरह वो कहते हैं ना कि पंजाबी में एक मिसाल है कि खान पीन नूं भाग भरी ते धौन बनाउण नूं जुम्मा। अब ये जुम्मा कौन है और भाग भरी कौन है, इस हवाले से मैं राज से पर्दा उठाऊंगा। और दूसरी जानब आसिफ जरदारी साहब, जो कि जिनको डॉक्टर और सियासत का बादशाह घर और जिनको किंग मेकर और सब पर भारी कहते हैं, आज फिर एक दफ़ा उन्होंने ऐसा सियासी एक कार्ड खेला है, पलटा मारा है, जो सियासी उनका जो तनाज़र या जो उनकी बसीरत है आज फिर नज़र आई है। और किस तरह उन्होंने नवाज शरीफ साहब को और मरियम साहिबा को लाजवाब किया है और उन्होंने बताया है कि सियासतदान और सरमायादार में क्या फ़र्क होता है। उन्होंने बताया है कि एक सियासतदान और लीडर में क्या फ़र्क होता है। उस हवाले से जो पीडीएम का एक अहम इजलास हुआ, उस इजलास के हवाले से आज जो जिस तरह हमने बताया था कि इनकी लॉन्ग मार्च इस्तीफे तक, क्या सेनेट के इलेक्शन के बाद आपको याद होगा, आपने मेरा प्रोग्राम आप पता चला भी आप देखते हैं यूट्यूब चैनल के हवाले से, आप रिकॉर्ड निकाल रहे हैं। ये अभी कल और परसों की बात है। मैंने अपने प्रोग्रामों में कहा था कि जूतियों के अंदर दाल बटेगी और वो बट रही है। कैसी बात है कि एक तीन पार्टियां, बेसिकली तो 11 जमातों का गैर फितरी इत्तेहाद है, सिर्फ एक डट कर खड़ा है इमरान खान, उसके खिलाफ। ये सारे माफिया जिन्होंने 30-30 साल इस मुल्क को लूटा, बारियां बनाई, और उसके बाद जब इनको समझ आई 10-10 साल एक दूसरे को केस बना के जेलों में रखने के बाद इनको समझ आई कि अवाम बेवकूफ़ है और ये भुलक्कड़ है। ये एक बंदा आता है, बेनज़ीर आती है तो उससे दिल उकताता है, नवाज शरीफ साजिशें करते हैं, वो चली जाती है हुकूमत तो नवाज शरीफ आ जाता है, नवाज शरीफ से उकताते हैं तो फिर वही बेनज़ीर आती है, बेनज़ीर जाती है तो फिर नवाज शरीफ आता है, वो जाता है तो फिर बेनज़ीर आती है। 3-3 दफ़ा 30-30 साल 3-3 दहाइयों में पंजाब और सिंध में इनकी हुकूमतें थीं। और बदकिस्मती ये है कि आपने इलाज और बच्चों के लिए ये अस्पताल नहीं बना सके, उनके पढ़ने के लिए स्कूल नहीं बना सके। वो कहते हैं ना कि उस वक़्त उस किसी भी मुल्क की बदकिस्मती का आगाज़ उस दिन से हो जाता है जब कोई सरमायादार इक़्तिदार पर बराजमान हो जाए या मुसंदे इक़्तिदार पर वो आ जाए। क्योंकि जब कोई सरमायादार इक़्तिदार में आता है तो उसका हर उठने वाला कदम, उसका हर वो कदम, उसका हर वो इक़दाम, उसका हर वो स्टेप जो होता है वो मुल्क और कौम के मफाद में नहीं होता, वो मुल्क, कौम और अवाम के मफाद में नहीं होता। उसका हर एक्शन जो होता है वो अपने ज़ाती मफाद के लिए, अपने कारोबारी मफाद के लिए और अपने हवारियों और दरबारियों को नवाजता है। और जिस तरह की ईवल नेक्सस जब फिर आता है इस तरह का बंदा, तो एक ईवल नेक्सस इकट्ठा होता है, एक माफियाज एक तश्कील दिया जाता है। वो माफियाज आपस में मिलते हैं, जिस तरह कहते हैं ना, मैन इज नॉन बाय द कंपनी कीप्स। अब मामला ये है कि नवाज शरीफ जो है उनके अतराफ में आप देखें, अगर जरदारी के अतराफ में आप देखें, माइंड सेट देखें, जो बंदा अपने ही वालिद के सेल में से टिकटें ब्लैक करके बेचता था, बम्बिनो सिनेमा आपको याद होगा, वो नवाज शरीफ साहब, वो शहबाज शरीफ साहब, जिनके दादा जो 7 भाई थे, वो 7 भाई थे मियाँ शरीफ के साथ है, बाकी भी जो लोग थे। मैं इनके गांव गया जाती उम्रा में, 98 की बात है आखिर में। वहां पे मैंने जब गया तो इनके घर में गुरुद्वारा बना हुआ था, इनके घर में गुरुद्वारा बना हुआ था। और मैंने वहां से जो बहुत सारे बुजुर्ग सिख थे, जो किसी की 80 साल उम्र थी, किसी 70 साल उम्र थी, मैंने उनसे इंटरव्यू करे और वो मेरी किताब में बाकायदा इंटरव्यू, उनकी तस्वीरें भी छपी, इंटरव्यू भी छपे हैं। इनका प्रोफाइल मैंने कहा ये कौन लोग थे और इनका माइंडसेट क्या था। जब मैंने बात उनसे की, पहला बात तो मैं इस पे हैरान था कि इनके घर में गुरुद्वारा है और 3 दफ़ा वज़ीर आज़म है, और फिर उसके बावजूद वहां पे जाती उम्रा में शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपने बोर्ड लगा के पाकिस्तान का टैक्स पेयर पैसा लगा के वहां पे सड़कें बनवाई, आज बनी हुई हैं, अभी उस वक्त नहीं थी, 98 में नहीं थी। फिर उन्होंने इनकी फैमिली बैकग्राउंड बताई कि इनके मर्द क्या करते थे, खवातीन क्या करती थी, प्रोफेशन क्या था। मैं उस पर नहीं जाता, बहुत सारी चीज़ें हैं।
फिर जब ये पाकिस्तान आए माइग्रेट करके, ये भी रिकॉर्ड पे बात है। ये सारी वो चीज़ें ना मैं किताब में लिखी हैं जो कि पनामा केस में बतौर एविडेंस वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने और उनके वकील सीनियर जो कानूनदान है नईम बुखारी साहब ने मुझसे रिक्वेस्ट करके वो किताब लेके बतौर एविडेंस पेश की। क्योंकि पनामा केस में सबसे पहला जो फैसला था, सबसे पहला जो लार्जर बेंच हाईकोर्ट में बनाया, वो मेरी एप्लीकेशन पे सबसे पहले नैब में जो एविडेंस दिए वो मेरा। कैलबरी फाउंड का जो लाया वो निकाल के जेरी फ्रीमैन जो इनका था सोलिसिटर, वो लंदन से मैं लेके आया। 12 अगस्त 1998 और 13 अगस्त 1998 में इनके पार्क लेन के फ्लैट्स की लंदन में जो है इवन फील्ड वाले, मैंने वो रजिस्ट्री लैंड रजिस्ट्री से निकलवाया और वो किताब के अंदर उस वक्त जो 99 में पब्लिश हुई उसमें सारी चीज़ें शाया की। मैंने 62 पेजेस की मनी ट्रेल के अंदर ये प्रूव किया कि पाकिस्तान का पैसा मुख्तलिफ मनसूबों से किस तरह लूटा गया, किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग की गई, किस तरह इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट लाए गए अपने काले धंधे को वाइट करने के लिए, और किस तरीके से इन्होंने फिर 43 मेंबर्स ऑफ शरीफ फैमिली, एक एक मेंबर के बारे में वो भी किताब में लगी हैं। कितने बेशर्म लोग हैं, कितने मैं बदबख्त लोग कहूँगा। एक हमारी मशरकी रिवायत है, और खुदा के लिए आपने लूट मार करनी है, आपने टके मारी करनी है, आपने मनी लॉन्ड्रिंग करनी है तो माँ को तो छोड़ दें, बहन को तो छोड़ दें, बीवी को छोड़ दें, बेटी को छोड़ दें। आप तो माँओं, बहनों, बेटियों और बीवियों के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग करते हो और फिर कहते हो हमारे घर की खवातीन है। आपको शर्म नहीं आती? वो किताब में सारा 180 एच और 181 आपके एड्रेस में लिखे हैं। खास्ता खां और पिशावर के हवाला डीलर आप उनसे कराते थे मंडी, अपनी खवातीन के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग कराते थे। आज भी नुसरत शहबाज के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, अपनी बेटियों के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, अपनी मरियम नवाज के नाम पर नवाज शरीफ करता है, आप राबिया और दूसरी जो अपने दामाद और उनके नाम पर करते हैं, अपने ड्राइवरों और खानसामों के नाम पर करते हैं। तो मामला ये है कि फिर आप कहते हैं कि मैं 25 पैसे से आपने मजदूरी शुरू नहीं की थी। मैं चैलेंज करता हूं आपको, आपके दादा 25 पैसे पे भट्टी पे मजदूरी नहीं करते थे। मैंने किताब लिखी है सुप्रीम कोर्ट में, ये रातों रात दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की। वो 7 भाई, वो जो मियां शरीफ के बाकी लोग थे वो किधर हैं आज? उनका नाम क्यों नहीं है? सिराज फैमिली, अलियास, दूसरे मिराज, बशीर, वो किधर हैं? क्योंकि वो आपकी तरह शातिर नहीं थे, वो आपकी तरह चलाक नहीं थे, वो आपकी तरह बेईमान नहीं थे, वो आपकी तरह मुनाफिक नहीं थे, वो आपकी तरह मुल्क दुश्मन नहीं थे, वो मुल्क दुश्मनों के अलाकार नहीं थे, उनके इंडिया के अंदर बिजनेस नहीं थे, वो सीएम और पीएम नहीं थे, उनके पास इख्तियारात नहीं थे। तो जो बंदा अपनों का नहीं है, मुल्क और अवाम का किस तरह है? आप तो अब्बास शरीफ की जो बेवा है और उसके जो यतीम है उनका हक आपने कितना खाया है। मैं बताऊं तो रोंगटे खड़े हो जाएं आपके। वो किस तरह मौत हुई है, किस हालत में, उसके ऊपर मैं बताऊं तो यहां पे भूचाल आ जाए। और उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? पहले खबर चली कि उनको करंट लगा और उसके बाद डीजीपीआर से एक वजाहत है कि करंट नहीं लगा, वो हरकतें कलब बंद होने से उनकी जान बाक हुए हैं। क्यों? वो एक सच्चा मुसलमान था, वो एक खरा मुसलमान था। वो बंदा जब आपके 2,500 सिक्योरिटी डिवीजन बना के जब मुलाजमीन सर्दियों में ठठरते थे तो वो छुप के भाइयों से, अपने भाइयों से, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला छुप के पुलिस वालों को कोयले देता था आके कि आपको ठंड लग रही है। गर्मियों में तपती धूप में बैठे होते थे तो ठंडे बर्फ और पानी ला के वो देता था छुप के, भाइयों से छुप के, और उसको मारते थे कि तुम इन जो कीड़े मकोड़े उनके लिए तुम सर्व करते हो। उसने वहां पे मस्जिद बनवाई, वो झूठ नहीं बोलता था। उसके एसेट किधर है? भाई आप तो इत्तेफाक फाउंडरी थे ना, आप शरीफ फैमिली थे, आप इत्तेफाक फैमिली थे, तो किधर है इत्तेफाक भाई? नवाज शहबाज के अलावा बाकी किधर गए हैं? बाकी भी तो 7 भाई थे मियां शरीफ के जो टोटल है, उनके असासे किधर हैं? आप तो, मरियम कहती मेरी पाकिस्तान, तो लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है? 1444 कनाल जाती उमरा के तराब में आपकी जायदाद नहीं है तो करें चैलेंज। 1444 कनाल खरबों और अरबों में बनती है, मास्टर प्लान तब्दील किया गया, ग्रीन एरिया और ग्रे एरिया सारा, वो आपने कहां से ली? कौन सा आपका बिजनेस है? आप तो कारोबार भी नहीं करती हैं, आपकी जायदाद भी नहीं है। शहबाज शरीफ कहते थे मुझे भैंसों से करोड़ों रुपए आ रहे हैं, उनका भी कारोबार नहीं है बाजार। नुसरत शहबाज कौन सा कारोबार करती हैं? करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की टीटियां लग रही थी। 96 एच का घर जिसकी एक एक ईंट, ये नैब के सीनियर अफसर ने कहा कि उसकी एक एक ईंट
उसकी एक एक चीज़ जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के काले पैसे से बनी है। कभी ऐसे भी हुआ है कि सौतन नुसरत शहबाज के अकाउंट हों, उधर टीटियाँ लगें और गिफ्ट करे अपने सौतन को घर, तमीना दुरानी को? कभी ऐसे भी हुआ है? 3 अरब रुपए शहबाज शरीफ के ड्राइवर और कुक और खानसामों के नाम पर निकल आए और शहबाज शरीफ कहे मुझे तो पता ही नहीं है। ठीक है, वो चीनी मुश्ताक, वो सलमान, फजलदाद अब्बासी और कैश बॉयज 7 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग हो जाए हमजा शहबाज को, और वो कहे जी मुझे तो कोई पता नहीं है। जनाब किधर से आ गए? पार्टी फंड के नाम पर रिश्वत और ब्राइब। और क्या वजह है कि जब आपकी हुकूमत आती है उससे पहले 10 लाख रुपया और उसके बाद अरबों, फिर उसके बाद इस तरह जरदारी साहब का देख लें, वो फेक अकाउंट, मनी लॉन्ड्रिंग, बिल्लें लूटी, अनवर मजीद, ओमनी ग्रुप, अपने ही सब्सिडी सिंध हुकूमत से अपने ही सिंध बैंक को लूटा गया, समिट बैंक का मर्जर, फिर टीटियाँ लगी, उधर भी वही खाते, वही मोडस ऑपरेंडी, वही लोग, वो अरबी शहजादे कभी मरियम को दे रहे हैं, कभी हुसैन नवाज को, कभी हसन नवाज को शेयर के पैसे दे रहे हैं और अरबों रुपए आ रहे हैं। हुसैन नवाज जनाब वो हिल मेटल स्टेट उसका CEO और MD है, जो कि खुद अपनी जो मैसेज में लिखता है अपने कि जनाब मैं ये मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी जो स्टेट जो अंपायर है। आपके भारतीयों के साथ क्या लिंक है? 90 से लेकर आज तक सज्जन जिंदाल से आपकी क्या तिलक है जो बगैर वीजे के आ जाता है? मोदी आपकी तकरीबात में आता है। मकबूजा कश्मीर में हमारे मुसलमान जो उनके साथ क्या हो रहा है, आपको साड़ियों और आमों के तोहफे याद आते हैं। आप कभी डान लीक्स के जरिए अपने इदारों पे हमलावर होते हैं, कभी आप और मामला जो है उसके बाद आप ये जो अपने इदारों पे, अदलिया पे, कौमी सलामती के इदारों पे, ISI पे, मुल्क के ऊपर क्यों हमलावर होते हैं? आपको स्क्रिप्ट कौन देता है? आप तो अल्ताफ हुसैन भी ये नहीं कर रहा था जो आप कर रहे हैं। आप भगौड़े हैं, आप आए पाकिस्तान, करें फेस आप इदारों को। आपके लिए हफ्ते को अदालतें खुलती हैं, आपको तो टाइम बार्ड केस भी एक्सेप्ट होते हैं। आपके लिए तो इंसाफ इस तरह की भी। मरियम साहबा दवाई देने निकली थी वालिद को जेल से, वो लंदन पहुंच गई, अभी तक दवाई दे रही हैं। कौन सा ऐसा सैटेलाइट सिस्टम है कि वो दवाई अभी भी पिला रही है उनको चम्मच से? अभी उनको ख्याल नैब को भी आ गया उनकी बेल कैंसलेशन के लिए। आप फिर किस तरह कभी हुआ ऐसे चश्मे फलक ने देखा कि सजा याफ्ता मुजरम हो, कन्विक्टेड हो, और वो जनाब वो चला जाए बाहर 50 रुपए के स्टाम्प पे, गारंटर इधर बैठा हुआ है, वो उधर बैठा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। 1.5 साल हो गया, बंदे किसी ने मैं बता दें कि एक दिन भी अस्पताल गया हो, विजिट किया उसने, कोई टेस्ट कराए हो? इतने नौसरबाज, इतने फ्राडिये, इतने ठग, इतने चोर, इतने दगाबाज, सिंडलर। पाकिस्तान नहीं दुनिया भर में अगर कोई किताब लिखी जाएगी ना कि ऐसी फैमिली बताएं जो सबसे ज्यादा नौसरबाज हो, स्विंडलर हो, 2 नंबर हो, झूठी हो, फ्राडिया हो, मुल्क को लूटा हो, रिसोर्सेज को लूटा होगा, आवाम को बेवकूफ़ बनाया हो, मुल्क दुश्मनों से दोस्तियां बनाई हों, उनसे कारोबारी रिकाबत, तो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो है शरीफ फैमिली आएगी। हर बात में झूठ। अब हसन नवाज की सुन लें। हसन नवाज जिसके पास वन नाइट पार्क, अरबों की बिल्डिंग, ये मामला, छोटा बच्चा, उस वक्त BBC की डॉक्यूमेंट्री निकालें। इतने तेज हैं बंदे, इतने नौसरबाज, इतने फ्राडिये। कॉलेज फाइलों में जब वो BBC में पूछ रहे थे कि आप जो है इधर रहते हैं, तो वो कहते हैं मैं तो रेंट पे रहता हूँ। उन्होंने कहा जी रेंट पे रहते तो किराया कौन? कहते मेरे दादा अबू देते हैं। कहते कैसे? कहता मुझे नहीं पता, वो तो क्वार्टरली आता है। ओ भाई मैंने 98 में किताब जो 99 में छपी पर लगाई हुई हैं सारी आपकी रजिस्ट्रियां। आप वहां पे रह रहे हैं। नवाज शरीफ आप वहां जाते थे 3 जून को, 1 जून को आपने लिए, 3 जून को कलसूम नवाज जिसके साथ बैठ के गई जहाज में, मुझे वो खतून ने बताया, उसके रिश्तेदार ने भी, कि उसने कहा जी मैं उधर सफाई करवाने जा रही हूँ, हमने प्लाट लिए हैं। वो मोटरवे की किकबैक्स थी, मैंने किताब में वो भी दिया। रातों रात उसके जो आपने उसके मोबिलाइजेशन चार्जेस पाकिस्तान आए नहीं, ये मोटरवे के जो कंट्री हेड उसने मुझे बताया, वो बारों बार ही आपने पैसे ले लिए। उसकी पूरी मनी ट्रेल मैंने दी जो सुप्रीम कोर्ट में, इसी वजह से ये इनको फंसे हुए हैं। उसमें एक एक जो वाइट कलर क्राइम को मैंने किस तरह डिग आउट किया, पूरे डॉट मिलाए कि कहाँ पे लंदन में जो स्टॉक एक्सचेंज ब्रांच थी ABL की, पैसा वहाँ कैसे पहुँचा, वो शैमरॉक और कंपनियां, और जिस तरह नीलसन, नेस्कोल और ऑफशोर, और जो वो उसका जो जेम्स श्लेगल था गालबन, वो जो एजेंट था, सारा वो सारा बना के आपने किस तरह एक पूरा नेक्सस बनाया और वो चीज़ें ली। अब एक तरफ हसन नवाज की सुन लें। लंदन के अंदर अरबों खरबों की जायदाद है, और मैंने जब वहाँ पे लैंड रजिस्ट्री से और टैक्स रिटर्न से जो HMRC से बात निकाल की, तो वहाँ मुझे मैं हैरान रह गया। मुझे ऐसे लगा कि लंदन में, बरतानिया में सबसे गरीब और मुस्तक अगर बंदा है तो वो हसन नवाज है।
आप हैरान होंगे, 14, 15, 16, 17 की मैं बात कर रहा हूँ, 13, 14 की बात कर रहा हूँ, साल के जो मैंने रिटर्न निकलवाए टैक्स के, तो आप हैरान होंगे। पता है जो उनके अकाउंट के अंदर रकम रिफ्लेक्ट हो रही थी, मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, उसके अंदर रकम की थी जो कैश या अकाउंट के अंदर पता है कितनी, 1140 पाउंड, 3300 पाउंड, 190 पाउंड, और लाइबिलिटी कितनी थी, 5 लाख पाउंड, 4,99,00,000 पाउंड। अरबों रुपए के घरों में रह रहे हैं, प्लाजों में रह रहे हैं, और उधर उनको चूना लगा रहे हैं। उधर वो कंगला है, हुसैन नवाज सऊदी अरब में कहता है मैं कंगला हूं, वालिद कहता है मैं जी अम्मी के घर में रहता हूं, जो सफदर है कैप्टन नौसरबाजा का पूरा खानदान है, वो कहता है जी मैं तो अपनी सास के घर रहता हूं, नवाज शरीफ कहता है मैं अपनी माँ के घर रहता हूं, मरियम कहती जी मैं उधर। अजीब सा तमाशा है। अभी कोई बंदा दादा पोता कहानी चलाई हुई है। अगर दादा पोता कहानी है तो अल तौफीक ट्रस्ट जो केस था जिसके अंदर ये प्लाट प्लेज हुए, ये 98 और 99 की क्वींस कोर्ट का लंदन का फैसला है, वो भी मेरे पास मौजूद है। उसमें इन्हीं प्लाटों के ऊपर 98 और 99 में अल तौफीक कंपनी को शहबाज शरीफ ने पेमेंट की। कतरियों के फ्लैटों की पेमेंट आपने करनी थी, प्लाजी तौफीक ने आपसे क्या करवाने थे? बेशरम, अब ड्रामा क्या बना दिया कि जनाब हमने तो 2006 में कतरियों से लिए थे, 97 में किराए में रह रहा था वो, 90s में, 98 और 99 में उनके अगेंस्ट जो कंपनी है उसको जनाब पैसे दे के गिरवी छुड़वा रहे हैं। इधर कहानी बना रहा है 2006 में लिए थे। इससे बड़ी और क्या है? शहबाज शरीफ के वहाँ पे अरबों निकल रहा है। रमज़ान शुगर मिल के अंदर आपने जो जुल्म सितम किए, तो मामला ये है कि इस तरह जरदारी है। अब अजीब ही बात है, नवाज शरीफ जिस तरह का कहते जी भी मेरे अगर असासे मेरी आमदन से ज़्यादा है तो आपको क्या, वो जरदारी भी वही कहता है। वो कहता है जी अगर फलूदे वाले या पापड़ वाले के अकाउंट से पैसे अरबों निकल रहे हैं तो आप उनको पकड़ें। भाई उनको तब पकड़ें, वो तो बेचारे आज भी फलूदे की रेडी लगाई हुई है। वो तो आपने उनके कार्ड मिसयूज़ किए और आपने अरबों रुपए उनके कार्डों पे अकाउंटों में लाए, और आगे आपके पास यान अली और बिलावल का टिकट जो है एक ही जो कंपनी है उससे भी पे हो रहा है, आपके घरों के खर्चे चल रहे हैं, ये सारे मामला तो हो रहे हैं। बहरहाल जरदारी साहब जो अब आते हैं, जो स्टोरी है अभी बहुत सारी लंबी इनकी दास्तानें हैं, इनके झूठ की, इनकी करप्शन की, इनकी वारदातों की। पूरी दुनिया में मैं कहता हूँ अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड में लिखा जाए ना, तो सरबराहान मुल्कत के हवाले से, पॉलिटिशियन के हवाले से, सरमायादारों के हवाले से, तो मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा नौसरबाजी में ये और 2 नंबरी में और मनी लॉन्ड्रिंग की मेरा ख्याल अकेडमी अगर खोले ना कि काला धन को सफ़ेद कैसे किया जाता है, उसके तरीके बताने के लिए तो मेरा ख्याल सबसे अच्छे ये हैं। लेयरिंग किस तरह बनानी है, ऑफशोर कंपनियां किस तरह बनानी है, आवाम को किस तरह बेवकूफ़ बनाना है, झूठ को किस तरह सच बनाने की कोशिश करनी है। यानी इतने बेशर्म हैं कि इनको ज़रा भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितनी दफ़ा हुसैन नवाज जी मेरे ऑन कर लिया एक तरफ 2006 में, तो 2006 में आप फिर वन नाइट पार्क आपने वो ले लिया, वो अरबों अली रियाज से, अल्टीमेट होल्डिंग से वो ले भी लिया, वन नाइट पार्क उसको बेच भी दिया कि ये बेच भी नहीं सकता, पैसे भी ले लिए। कहानी वही कि जो LNG की डील थी बेसिकली वो, तो उधर आपके एसेट कुछ और दिखा रहे हैं। हुसैन नवाज भी यही कर रहे हैं, वो बाप को गिफ्ट दे रहा है, वो सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह कहानी चलाई हुई उन्होंने कौम को 30 साल से। अब आ गया इमरान खान इनको पकड़ा हुआ गर्दन से। ये हर बंदे को बिकाऊ माल समझते थे। इदार जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को तो इन्होंने समझा हुआ था जी घर की बांधी हैं, लौंडियां बने हुए थे। जजों को तो हुक्म करते जी ये कर दें, इसको इतनी सजा दे दें, इसको अयल कर दें, इसको नाहल कर दें। ये जस्टिस क्यूम स्कैंडल, ये जस्टिस राशिद जी चीफ, थकार चौधरी, और बड़ी लंबी कहानी है पूरी, रफीक तारड़। फिर इस तरह इन्होंने नैब को गंदा किया, वो कमरुद्दमान चौधरी जैसे और बहुत सारे लोग जो दरबारी थे। फिर इन्होंने आर्मी को ब्राइब, नासिम जुआ को लेके चले गए BMW गाड़ी, ठीक है, उनको ब्राइब करने की कोशिश की। ये पौधा खुद आप इस्टेब्लिशमेंट के जरिए आपने हर, जब जमहूरियत के शब खून मारने की बात आई तो गिलानी को उतारने के लिए कोट पहन के आप पहुंच गए मेमो गेट में जरदारी के खिलाफ, ठीक है। जब उतारने की अदलिया की बहाली के नाम पर आपने करके तो सारा उसको अपोजिशन का लीडर बना के पेश किया इफ्तिखार चौधरी ने पीपल्स पार्टी को, इनके टोकी उनको प्रेसिडेंट बनाने के बाद कि उससे भी डिच कर दिया। रफीक तारड़ ने आपको पता ही है जो सर्व किया था, जब सजाद अली शाह की अदालत पे हमला किया था तो कोयटा और फिर गए और ब्रीफ केस और पैसे और जहाज़, और फिर वहाँ पे हालांकि रिसेंटली मिसाइल गिरा था, कोयटा में जहाज़ उतर नहीं सकता था। राजा नादर परवेज़ जो था वो आपका वज़ीर मवासलात था, तारक परवेज़ उसका बाई कोर कमांडर था, वहाँ जहाज़ उतरा तो के कोर्ट खुला के केस फिक्स करके वो सारा डॉक्टर सारी पूरा जहाज़ भर के गया। शहबाज शरीफ, डॉक्टर शहरयार भी गालबन साथ थे, तो ये सारा कहानी वहाँ पर बनी। और वो जहाज़ उतारने की तारक परवेज़ को फिर मुशर्रफ ने इसलिए सैक किया।
तो आपने वो का वारदात की। ये आप तो अदारे चौधरी शुगर मिल में वही जो आपने फ्रॉड किया, टैम्परिंग की, पनामा केस में वो नहीं दे रहे थे एसएसपी जो आपको जफर अब्दुल्लाबाद में पकड़ा भी गया, फिर एफआईआर केस बनाया। ये सारी चीज़ें पनामा में चेयरमैन नैब को मैंने दिया डब्बा 500 सफ़े 7 सबूत के और 14 सफ़े का कवरिंग लेटर और उसमें सारी ट्रेल वही सबूत जो कि इमरान खान साहब से तकरीबन 2.5 घंटे हमने 1-on-1 डिस्कस की। और उस पर इमरान खान साहब को ये मैं दाद देता हूँ कि वो कन्विंस हुए। 7 मई का गालबन दिन था और बनी गाला में तो पसीने में वो शराबूर हो गए थे, हमने दरमियान वाले कमरे में। तो इमरान खान साहब ने एक एक चीज़ मुझसे समझी। जब उनको पूरी समझ आ गई ना तो उसके बाद उन्होंने कहा सर ये केस पक्का है और अब हम इनको लड़ेंगे, हम कमीशन भी ये केस में जो भी है ये हर चीज़ इसमें प्रूव है। तो मैंने कहा ये तो कमरुज़्ज़मान चौधरी ने डब्बा गायब कर दिया है, ये दूसरा डब्बा है, ये खुफिया है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं कमीशन बनाने के लिए ये इन्होंने किया। फिर वो हमने उस पर मैंने शेख रशीद ने, सिराजुल हक ने, इमरान खान साहब ने, मैंने सबको समझाया कमीशन में तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए फिर दूसरा बना। उसमें फिर सारी बात हुई वहाँ पे बहुत। उस दिन इमरान खान ट्वीट भी किया कि ब्रेवो जर्नलिस्ट एसएस खल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पनामा केस में खड़े होकर कहा कि जो आपके सामने ये अदारे खड़े हैं, ये नैब, ये एससीसीपी, ये स्टेट बैंक, ये एफबीआर, ये इलेक्शन कमीशन, ये एफआई, जितने भी इदारे हैं, ये 99.9% आपको कंसीलमेंट कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये रिकॉर्ड छुपा रहे हैं। और मैंने वहाँ पे ऑफर दी कि जनाब ये मेरे पास रेड फाइल है, इसमें एक एक चीज़ है, ईच एंड एवरीथिंग है जो ओरिजिनल है, और इसकी प्रूव करना वो मुतलका जो ऑफिस जो रिकॉर्ड के कस्टोडियन है या कंसर्न ऑफिसर हैं वो आके एडमिट करेंगे, ये भी मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फिर जस्टिस खोसा साहब ने मुझे बुलाया, अनवर ज़ई जमाली साहब ने बुलाया, मैंने सारी चीज़ें बताई। तो उन्होंने फिर क्या, तो मैंने कहा ये कमीशन नहीं है, ये नैब को आप कहें वो केस करे इनको ताकि पकड़ा जाए। नैब के पास ऑलरेडी केस, अल्टीमेटली वो नैब में गया। फिर मामला पहले कमीशन तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया फ़ौरन। पहले सलमान अकलम पाटिन के कह रहे थे कि सलमान अकलम पाटिन के जनाब वो मिल नहीं रहे, मरियम सफदर और नवाज शरीफ और ये सारे इधर उधर हैं। 10 मिनट बाद लिख के भी ले आया कि जनाब ठीक है हमारे ऊपर भी करें तो तरीन और इमरान खान की ऑफिसर कम इनके भी ऊपर करें। तो मैंने फिर खान साहब को समझाया, सिराजुल हक साहब, शेर रशीद साहब को, खुदा के लिए ये कमीशन तो मिट्टी पाव कमेटी है और ये तो धांधली कमीशन की तरह, इसमें तो ये तो क्लीन चिट मिल जाएगी, फायदा तो क्रिमिनल एक्शन तो होगा नहीं। आप कहेंगे इनके खिलाफ ऑब्जर्वेशन आई, वो कहते कुछ नहीं हुआ। वो फिर अल्टीमेटली वही दूसरा बना और नैब का सारा मामला हुआ। फिर मैंने लंदन जाना पड़ा, फिर कैलबरी फाउंड वाला इनका मैंने दूसरा फ्रॉड जो आखिरी है वो भी पकड़ के ले आया। जरदारी साहब जो है उनको जो टास्क दिया गया था 2023 तक हुकूमत को, जो बिलावल ने भी कहा था कि ये चलेगी और चलने देंगे, और नवाज शरीफ साहब जो है ये पाकिस्तान आएंगे नहीं, नून लीग इस्तीफ़ा भी नहीं देंगे लोग, इनके अंदर एक बगावत होगी, रिवॉल्ट है। और मौलाना फजल रहमान साहब भी कह चुके हैं कि 10 में से 9 जमातें जो हैं वो इस्तीफ़ा के लिए तैयार हैं, यानी आपने समेत 10 उनकी 11 जमातें हैं बेसिकली। तो मतलब ये पीपल्स पार्टी जो कि सिंध में उसकी हुकूमत है, सेनेट के अंदर उसके स्टेक्स हैं, कौमी असम्बली में इस्तीफ़े देने के लिए तैयार नहीं है। तो नून लीग के लोगों के अंदर एक धड़ेबंदी है, वो नहीं चाहते, कोई मुराद नहीं चाहता। हमजा शहबाज को पंजाब में अपोजिट लीडर के तौर पे पर्क्स मिल रही हैं, प्रोडक्शन आर्डर, चीज़ें, प्रोटोकॉल, शबा अंदर मुराद शबा बाहर, बल्कि अब तो वो आ गए शहबाज शरीफ भी आप देख लें। तो इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें आगे वीडियो में जो बता रहा हूँ कि जरदारी साहब ने किस तरीके से इनके ऊपर एक हथौड़ा मारा है, वो आपको अगली वीडियो में आप देखेंगे और उस हवाले से आप फिर कहेंगे कि वाकई एक जरदारी सब पर भारी। इसके लिए देखिए अगली वीडियो। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।